हेलो बच्चों, मेरा नाम कृष्णा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों हमने क्लास 10th के वीडियोस डालना शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए और हमने इसकी पहली वीडियो साइंस की डाल भी दी है। आज की वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में बेसिकली बच्चों क्लास 10 यानी कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे पार्ट 2 इसका। जैसे कि बच्चों हमने पार्ट 1 में किन टॉपिक्स के बारे में बात किया था। पार्ट 1 में हमने जाना कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखा कि किस तरीके से अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो अब जो हम इस वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं, इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि देखिए आपको पता ही है कि इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे आसपास, डेली लाइफ में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनको एक साथ पढ़ना बड़ा ही डिफिकल्ट है। इसलिए हमने क्या करा, इन केमिकल रिएक्शंस को बच्चों कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया ताकि हमें स्टडी करने में और इनको पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि हम किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्लास 10th में जो आपको दे रखा है, तो सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, यानी कि आपको इसके डेफिनेशंस प्लस इसके एग्जांपल्स भी याद करने हैं। सेकेंडली हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, और सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। बारी बारी से हम इनके डेफिनेशंस प्लस इनके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहला रिएक्शन देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किन रिएक्शंस को कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance, ठीक है, are called combination reactions। यानी कि ऐसे रिएक्शंस बच्चों जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके सिर्फ आपको एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करके देती हो, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को ही हम किसमें क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के वो एग्जांपल हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनमें से कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स से, आपको पता ही होगा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट्स करती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। यानी कि इस रिएक्शंस में हमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स देखने को मिल सकती है, मगर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है बच्चों वो सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट आपको फॉर्म करके देती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या है कि सपोज हमारे पास कोई ए सब्सटेंस है, अब ये कंबाइन हो रहा है बी सब्सटेंस के साथ, ठीक है, बी सब्सटेंस के साथ, और आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा है सपोज एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि सी फॉर्म करके दे रहा है। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो रिएक्टेंट्स लिए ए एंड बी, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, दैट इज सी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट्स हो, यहाँ पे हो सकता है दो से ज्यादा भी हो, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी लिख रखा है कि विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन। यानी कि हो सकता था यहाँ पे ए हो प्लस यहाँ पे बी हो प्लस यहाँ पे सी हो, यानी कि तीन चीजें आपस में कंबाइन हो के भी हमें प्रोडक्ट कितना मिलने वाला है? सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है, दैट इज मान के चलिए हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है डी। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को बच्चों हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया जैसे कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या करता है? कॉम्बिनेशन करता है। यानी कि नाम से ही लग रहा है कि ये आपस में कंबाइन करते हैं। आपस में कंबाइन करके, ये भी गैस के स्टेज में ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके आपके लिए एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देते हैं, दैट इज वाटर। और वाटर किस फॉर्म में होता है? वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है।
तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी फॉर्म में है, यानी कि दो रिएक्टेंट्स बट प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, जो कि आपके क्लास 10th में एक एक्टिविटी भी दे रखा है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है, अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम इसको बर्न करें बच्चों, तो क्या फॉर्म करके देता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करके देता है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है। यानी कि यहाँ पे भी देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हैं, यानी कि ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। वैसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि कार्बन, तो कार्बन एक सॉलिड फॉर्म में होता है, जब कार्बन को भी हम जलाते हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो बर्न होता है, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो बच्चों, तो आपके लिए क्या बना देता है, वो आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। यानी कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये आपका थर्ड। तो इन एग्जांपल्स को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए, जो आपके बुक में दे रखा है, यानी कि एक और एग्जांपल है फोर्थ, जो कहता है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि रिएक्शंस आपको लगभग सारे याद करने ही है, लेकिन कुछ रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद करना ही है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उनमें से एक रिएक्शन है ये कैल्शियम ऑक्साइड वाला। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करें, यानी कि ये एक कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, जो व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है, यानी कि दीवारों को कलर करने में यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जिसको हिंदी में चूने का पत्थर भी कहा जाता है, अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं, अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, या आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बच्चों जब ये दोनों को आप आपस में डाल देंगे या मिक्स कर देंगे, तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन करके ये आपके लिए बना देती है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि CaOH2 प्लस में काफ़ी सारे अमाउंट, थोड़ा सा आपका हीट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि ये हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस हम ये दिखा रहे हैं कि इस रिएक्शन में आपका हीट भी प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरे अदर नेम है, ये भी आपको याद रखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन को जब आप रिएक्शन करते हो वाटर के साथ, यानी कि ये क्या फॉर्म करके दे देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं, जिसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। यानी कि इसका जो दूसरा नाम है बच्चों, वो भी आपको याद रखना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसका अदर नेम है बच्चों क्विकलाइन, जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। किसका बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसी सॉल्यूशन को हम व्हाइट वॉश करने में यूज करते हैं। यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉश में यूज करते हैं, जिसका दूसरा नाम है बच्चों क्या है, स्लेक लाइम है। क्या है, स्लेक लाइम है। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार में लगाने से किस तरीके से, या ऐसा क्या सब्सटेंस फॉर्म होता है जिससे कि ये एक दीवार को शाइनिंग प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख लिया। अब मैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, यानी कि जो हमने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्या बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम दूसरा नाम यानी कि क्विकलाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्विकलाइन को, यानी कि जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहा हूँ, क्योंकि दो चीजें आपस में कंबाइन होके आपके लिए एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में आपके लिए हीट प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जिसको हम दूसरा नाम स्लेक लाइम भी कहते हैं। ये दूसरे नाम सब आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं स्लेक लाइम बोला जाएगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही कहा जाता है। अब अगर देखिए
अब आपने क्या करा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर था आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसका एक सॉल्यूशन बन गया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब होता क्या है, देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब जब आप इसको वॉल में लगा देते हैं, यानी कि इसका लिक्विड फॉर्म में जब इसमें काफ़ी सारा पानी डाल के ये थिन मतलब कि थोड़ा पतला पानी वाला लिक्विड बना के इसको जब दीवारों में लगाया जाता है, तो दीवारों में लगाने का पर्पस क्या है कि दीवारों में लगाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में पाया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में पाया जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बच्चों ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और आपके लिए बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यानी कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिसको आपने कहाँ लगाया था, दीवार में लगाया था, इसको जब व्हाइट वॉश किया आपने, तो व्हाइट वॉश करने के बाद जो दीवार जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसके साथ ये रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करने के बाद आपके सामने जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही एक वो सब्सटेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल में आपका शाइनिंग प्रोवाइड होता है, यानी कि वॉल में ये शाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको हम कई बार लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम कई बार लाइमस्टोन भी के नाम से भी जानते हैं, लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन कहा जाता है। मैं देखिए ये रिएक्शन आपको साथ में इसलिए दिखवा रहा हूँ क्योंकि इनका एक पैटर्न बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने दीवार में लगाया तो दीवार के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा, दीवार में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा और क्या बना दिया आपके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन बना दिया। और ये वही सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ जाती है, यानी कि आपकी जो दीवार होगा उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ जाएगी, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपके दीवारों में क्या आ जाती है, शाइन आ जाती है। और बता दूं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाने के बाद आपको 2 से लेके 3 डेज उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, यानी कि एटलीस्ट आपको 2 से लेके 3 डेज उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर जाए। अब देखिए इसका रिवर्स भी होता है, जैसे कि मैंने बताया तीनों को आपको साथ में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तीनों रिएक्शंस को आप एक पैटर्न में याद कर लें। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम फर्दर हीट करें, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम फर्दर हीट करें, यानी कि अगर आप इसको हीट करते हैं बच्चों तो आपको रिवर्सली दोबारा क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। देखिए आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है वो यही है, ठीक है, इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ बताए थे लेकिन आप इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ना समझे। मैंने इन तीनों को इसलिए साथ में लिखवाया है ताकि एक पैटर्न में आप तीनों रिएक्शंस को याद कर लें। मैं आगे बताऊंगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, बट ये जो है ये तो आपका कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बन गया जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंडली इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम व्हाइट वॉश कर देते हैं यानी कि अपनी दीवारों पे लगा देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके आपके लिए एक थिन लेयर का कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं और प्लस में वाटर भी बना देता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपकी दीवारों में क्या आता है, शाइनिंग प्रोवाइड हो जाती है जिसको 2 से 3 दिन रखना पड़ता है लगाने के बाद, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर दोबारा से हमें कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा, आई रिपीट बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमें दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड में लाना होगा या कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे बोलेगा, तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को सिंपली आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा आपके लिए, दोबारा से देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम आपके दोबारा से ऑब्टेन हो जाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो जैसे कि ये तीनों को आप साथ में याद कर सके इसलिए मैंने इन तीनों को साथ में आपको बता दिया। तो चलिए अब समझते हैं अगला हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि क्या है, आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए बच्चों अब हमने ये तो समझ लिया
कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। अब जरा अगला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होती है, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन या स्प्लिट अप हो जाता है दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में। ये बिल्कुल अपोजिट होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट आपके लिए फॉर्म करते हैं, और डीकंपोजिशन में उसका उल्टा हो रहा है, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप हो रहा है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में। कहने का मतलब मेरा क्या है कि इसमें क्या होगा कि कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस होगा, जैसे सपोज ए एक का आपका एक कंपाउंड हो गया, तो ए कंपाउंड जब डिकम्पोज होगा यानी कि डिकम्पोज का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक होना, स्प्लिट अप होना। तो जब ए डिकम्पोज होगा तो वो क्या करेगा, बी प्लस सी, यानी कि दो या दो से अधिक भी हो सकती है, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होके दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को हम बच्चों किस कैटेगरी में बोलते हैं, हम इनको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब चलिए देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि एक सिंगल सब्सटेंस जरूरी नहीं कि दो सब्सटेंस में ही ब्रेक डाउन हो, एक सिंगल सब्सटेंस हो सकता है कि दो से अधिक सब्सटेंसेस में भी ब्रेक डाउन हो जाए। अब आपकी जो किताब में यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के, वो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले दे रखा है हमें फेरियस सल्फेट यानी कि FeSO4, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फेरियस सल्फेट, ठीक है। तो देखिए फेरियस सल्फेट यानी कि FeSO4 को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब आप फेरियस सल्फेट को आप हीट करेंगे बच्चों, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये स्प्लिट अप हो जाता है, यानी कि ये दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। सबसे पहले बनाएगा ये फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बना देगा, ठीक है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। फिर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा इसके साथ, और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपका इसके साथ रिलीज हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा एक सिंगल सब्सटेंस यानी कि फेरियस सल्फेट को जब आपने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कुछ कलर के भी कॉम्बिनेशन दे रखा है। जैसे कि फेरियस सल्फेट बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ग्रीन कलर का होता है। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। एक्चुअल में फेरियस सल्फेट ग्रीन कलर का नहीं होता है। कहने का मेरा मतलब है कि जब हम लैब में यूज करते हैं, देखिए जब लैब में यूज करते हैं तो जो फेरियस सल्फेट होता है FeSO4 जो होता है वो आपका 7 यानी कि हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, फेरियस सल्फेट, ओके, हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब हो गया 7, यानी कि 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फेरियस सल्फेट 7H2O के फॉर्म में होता है, जिसको हम फेरियस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं। तो बच्चों इसी वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो अब याद रखिएगा कि फेरियस सल्फेट एक्चुअल में ग्रीन कलर का नहीं होता है, फेरियस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ग्रीन कलर का होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें से जो ये 7H2O का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेरियस सल्फेट में। देन फिर फेरियस सल्फेट से हीट करने के बाद ये क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है।
किसमें चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे गैस रिलीज होते हैं, जिसमें से आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपको बर्निंग स्मेल का एहसास दिलाता है, बर्निंग स्मेल का आपको फील दिलाता है। कहने का मतलब इसका जो स्मेल है वो काफी, जैसे कि हमारे नाक को तेज जो लगती है ऐसा स्मेल, वैसे स्मेल आपको आने वाला है। तो मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो फेरियस सल्फेट है वो लैब में किस फॉर्म में पाया जाता है, फेरियस सल्फेट प्लस 7H2O यानी कि फेरियस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। जब आप इसको हीट करते हो ये इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो जब हम लैब में हमें डायरेक्टली फेरियस सल्फेट के फॉर्म में नहीं मिलता, वो आपका 7H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टलाइन जिसको हम कहते हैं, देखिए जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है उसको क्रिस्टलाइन कहा जाता है। तो ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में पाया जाता है। जब आप इसको हीट करते हो तब ये सबसे पहले फेरियस सल्फेट में कन्वर्ट होगा। जब फेरियस सल्फेट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाएंगे। फिर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से लॉस हो गए तो वो फेरियस सल्फेट बन जाएगा, और हीट जब देते रहोगे उस पर तो वो बच्चे क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड यानी कि ब्राउन कलर का हो जाएगा। इनके कलर ध्यान रखिएगा कि फेरियस सल्फेट का हो या फेरियस हेप्टाहाइड्रेट का हो, इसका जो कलर होता है क्या बोलोगे आप, ग्रीन कलर का बोलोगे। जब ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। साथ ही में इसके साथ और भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि ये बर्निंग स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ही टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से रिएक्शंस को हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस कह सकते हैं। चलिए डीकंपोजिशन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो डीकंपोजिशन का एक एग्जांपल्स तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन जब पढ़ा रहा था तभी करा दिया था, जब हमने एक पैटर्न में 3 रिएक्शंस याद कर रहे थे। याद करिए मैंने क्या लिखवाया था वहां पे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्या करें, हीट करें। देखिए हीट का एक सिंबल भी होता है, वो भी मैं बता दूं, यानी कि आप हीट लिखिए या हीट की जगह एक सिंबल का यूज कर सकते हैं, इस तरह से ट्राइंगल, जिसका नाम आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा। इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। यानी कि आप या तो हीट लिख लीजिए या हीट की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ट्राइंगल सिंबल का यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका रिलीज हो जाता है। देखिए अभी मैं बैलेंसिंग में ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो आप वो बैलेंस खुद कर सकते हैं, आपको पता है कि बैलेंस कैसे किया जाता है। तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही क्या है, एग्जांपल्स है। क्यों, क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया 2 सिंपल सब्सटेंसेस में, तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। साथ ही में अभी हमने एक और रिएक्शन पढ़ा, क्या चीज था वो, आपका फेरियस सल्फेट यानी कि FeSO4 को भी जब हम हीट करते हैं, जब भी हम इसको हीट करते हैं तो ये भी क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ये भी गैस के फॉर्म में होगा, ये भी गैस के फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में। इसका कलर क्या बताया था कि इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का, यानी कि ये फेरियस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसको क्रिस्टलाइन कहा जाता है, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म कह सकते हो, और उसकी वजह से ही कलर आता है। तो जब इनिशियली इस पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। जब आप उसको हीट करते हो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाता है तो वो क्या हो जाता है, फिर नॉर्मल फेरियस सल्फेट बन जाता है। नॉर्मल सल्फेट जब बन जाता है तो उसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन फिर वो फिर कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें, ब्राउन कलर में, यानी कि वो बन जाएगा क्या बन जाएगा, वो आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। फिर एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 एंड ब्रैकेट में 2, तो इसको क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट। ये आपका है लेड नाइट्रेट। तो बच्चों इस लेड नाइट्रेट को भी अगर हम क्या करें, हीट करें, तो देखिए हीट की जगह क्या सिंबल यूज कर सकते हैं आप, इस तरीके से डेल्टा साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो आपका बन जाता है लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। देखिए PbO, इसको हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेड ऑक्साइड। साथ ही में लेड ऑक्साइड के जो कि एक सॉलिड फॉर्म में बनता है, साथ ही में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा,
और प्लस में ऑक्सीजन गैस भी आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस भी आपका रिलीज हो जाएगा। यानी कि लेड नाइट्रेट को भी देखिए, जैसे ही हमने इसको क्या करा, हीट किया, तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में ये स्प्लिट अप हो गया। तो ये तीनों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों रिएक्शंस को आप किस में लिख सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल में लिख सकते हैं। इसमें अगर हम कलर की बात करें बच्चों, तो जो लेड नाइट्रेट होता है ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो वो कलरलेस हो गया। जैसे ही लेड ऑक्साइड में बन जाता है बच्चों, तो ये जो कलर है इसका येलो कलर का हो जाता है। देखिए, आपको कलर याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कलर के बेसिस से हिंट देके भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो तीनों रिएक्शंस आपके सामने लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो गए, फेरिस सल्फेट को किया 3 सब्सटेंस में स्प्लिट अप हो गए, लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो भी 3 सब्सटेंस में स्प्लिट अप हो गया। तो तीनों रिएक्शंस किसके एग्जांपल्स हो गए, डीकंपोजिशन रिएक्शंस के। साथ ही में हमको इसमें इस रिएक्शन में देखिए, जो चीजें आपको रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर ब्राउन होता है, इसका जो स्मेल होता है वो बर्निंग स्मेल होता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि सवाल सब आपको इन्हीं सब से पूछा जाता है। साथ ही में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है बच्चों, ये जो होता है आपका ब्राउन कलर का फ्यूम होता है। यानी कि जब आप इस रिएक्शन को करेंगे, तो जब रिएक्शन में आप लेड नाइट्रेट को एक बीकर में लेके जब आप उसको हीट करेंगे, तो आपको यानी कि कुछ इस प्रकार से, अगर ये आपका बीकर है मान के चलिए, तो इस प्रकार से कुछ ब्राउन कलर का फ्यूम निकलते हुए नजर आएगा जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। देखिए, मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी सब भी बैलेंस कर सकते हो। अगर बैलेंस करना तो आप लोगों को आ ही गया है, तो आपको नॉर्मली रिएक्शन याद हो गए, तो बैलेंस तो आप कर ही लोगे। तो ये तीनों आपके किसके एग्जांपल्स थे, डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स थे। अब समझने वाली बात ये है कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो थे, इन तीनों ही रिएक्शंस में मैंने बाहर से इनको हीट दिया, बाहर से मैंने हीट दिया। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट दिया, फेरिस सल्फेट को भी हीट दिया, लेड नाइट्रेट को भी हीट दिया। तो इसका मतलब ये तो है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी जो होती है बच्चों, वो सिर्फ हीट के फॉर्म में नहीं हो सकती है। वो एनर्जी जो होती है हीट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, और उसके अलावा आपका लाइट के यानी कि सनलाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। इसीलिए डीकंपोजिशन को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि डीकंपोजिशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें एनर्जी जो होता है अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डीकंपोजिशन के 3 अलग अलग फॉर्म कौन से होते हैं और उसके क्या क्या एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या है। यानी कि आपको मैंने बताया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया। डीकंपोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में। लेकिन ये स्प्लिट करते समय हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी हमें खुद देनी पड़ती है। मगर ये जो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी कि हीट के फॉर्म में हो सकता है, ये सनलाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, और ये बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी आप एज आ बाहर से आप एनर्जी दे सकते हैं। जिसकी बेसिस पे हमने ही इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन, तो थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन को तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिया, उसमें से फिर भी आप क्या लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये थर्मल डीकंपोजिशन का ही है, क्योंकि इसमें आप जो एनर्जी दे रहे हो वो किस फॉर्म में दे रहे हो, हीट के फॉर्म में दे रहे हो। तो जब हीट के फॉर्म में देते हैं, जिसमें हम उसी डीकंपोजिशन रिएक्शन को थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी कि ये आपका एक एग्जांपल हो गया किसका, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का। फिर देखिए फोटो डीकंपोजिशन। देखिए फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है, यानी लाइट या सनलाइट होता है। तो जिस रिएक्शन में आप यानी जिस डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक्सटर्नल एनर्जी जो आप दे रहे हैं वो अगर आप सनलाइट के फॉर्म में देते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम या ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शंस को हम फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जिसके 2 एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए हम सिल्वर क्लोराइड AgCl, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। सिल्वर क्लोराइड
AgCl, अगर हम इस व्हाइट कलर का पाउडर को सनलाइट में रखें, कहाँ रखें, सनलाइट में रखें, यानी कि सनलाइट में आप इसको एक चाइना डिश, ठीक है, यानी कि एक कटोरी में अगर आप AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दें, सन के प्रेजेंस में रख दें, आपके बुक में इस तरीके से कुछ डायग्राम भी दे रखा है कि एक चाइना डिश लिया गया है, इसमें व्हाइट कलर का AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड लिया गया है, और इसमें जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो इसमें ये स्प्लिट अप हो जाता है और क्या बन जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस अलग हो जाता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हो ये डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है दो सब्सटेंसेस में, तो ये डिकम्पोजिशन तो है ही, लेकिन इस डिकम्पोजिशन में हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, सनलाइट के फॉर्म में दिया जा रहा है। इसलिए ये डिकम्पोजिशन से बेहतर क्या बोल सकते हैं, इसको फोटो डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लिया, इस तरीके से चाइना डिश लिया जाता है, उसमें आप सिल्वर क्लोराइड को रखिए, सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही रखेंगे तो ये किसमें स्प्लिट अप हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट अप हो जाएगा। इसी का अब बता दूं, व्हाइट कलर का था ये सिल्वर क्लोराइड, तो जब ये सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो सिल्वर का कलर है वो कैसा हो जाएगा, आपका कुछ ग्रे कलर का हो जाएगा। तो देखिए ये कलर सब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये AgCl का कलर व्हाइट कलर का होता है और जो सिल्वर होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो फोटो डिकम्पोजिशन में एक एग्जांपल आपका ये हो गया। एक और एग्जांपल क्या दे रखा है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr, ठीक है। तो जब इसको भी हम सनलाइट में रखेंगे, इसको भी जब हम सनलाइट में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और फिर ब्रोमीन यानी कि Br2 अलग हो जाएगा, ब्रोमाइन अलग हो जाएगा। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट दिया गया, सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट दिया गया तो उसमें से सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो गया, तो ब्रोमाइन अलग हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। यानी कि एग्जाम्पल आपकी यही दो हैं बच्चों, ध्यान रखना, यानी कि यही दो एग्जाम्पल्स आपके किसमें है, फोटो डिकम्पोजिशन में दे रखा है। तो आप क्लास 10th के हिसाब से बता रहे हैं कि क्लास 10th में ये दो ही रिएक्शन जो है फोटो डिकम्पोजिशन में दिया गया है और यही दो आपको याद करने हैं। रही बात इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि वाटर है, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। बाकी आप बैलेंस करना चाहो तो इस तरीके से बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स और भी लिख सकते हो, NaCl जो कि आप आगे पढ़ोगे, तो अभी मैं एटलीस्ट दो बता देता हूँ, कम से कम एक भूल गए तो दूसरा याद रहे। तो NaCl में भी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, जब NaCl में भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है, यानी स्प्लिट हो जाता है। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में इससे पहले भी आपको एग्जांपल्स बताए, वो भी लिख सकते हो, और एक यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फेरिस सल्फेट वाला लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट वाला लिख सकते हो, इन तीनों ही को आप याद कर लीजिएगा। फिर फोटो डिकम्पोजिशन में AgCl जिसमें सनलाइट पड़ते ही सिल्वर और क्लोरीन में वो ब्रेक हो जाता है, इसका कलर होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। फिर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसमें आप वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, यानी कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। यानी कि तीनों चारों जितने भी रिएक्शन मैंने लिखे हैं सबके सब डिकम्पोजिशन, मगर इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी जो दी जा रही है अलग अलग तरीके से दी जा रही है। किसी में हीट के फॉर्म में एनर्जी दी जा रही है, किसी में सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी दी जा रही है, और किसी में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी जा रही है, जिसके बेसिस पे हमने इसके तीन कैटेगरी में हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला थोड़ा सा जो एक्टिविटी दे रखा है, यानी कि ये जो वाटर है उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो किस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट अप हो जाता है, इस एक्टिविटी को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि उस एक्टिविटी से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए मैंने एक बड़ा सा टब ले रखा है, टब टाइप का ले सकते हैं, उस पर मैंने दो टेस्ट ट्यूब इस तरीके से इन्वर्टेड करके डाले हैं, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब A है और ये टेस्ट ट्यूब B है। उसमें हाफ फिल्ड मैंने वाटर ले रखा है और यहाँ पे मैंने देखिए कार्बन रॉड लगाया है। देखिए हम अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने जा रहे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम डायरेक्ट या इलेक्ट्रिक वायर को डायरेक्टली वाटर में डिप नहीं कर सकते,
तो इसलिए हमने क्या लगा देते हैं, कार्बन रॉड। तो ये ध्यान रखना, ये बैटरी का सिंबल होता है, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो अब याद कर लीजिए, ये बैटरी का सिंबल होता है। जो ये छोटा वाला लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये जो बड़ा वाला लाइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। यानी कि बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से जो आपका कार्बन रॉड जुड़ा रहता है उसको कहा जाता है कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो आपका कार्बन रॉड जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, एनोड। क्लियर है? तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो जो वाटर है वो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बच्चों, तो इसमें दो जगह रिएक्शन होता है, एक कैथोड में और एक जगह एनोड में। कैथोड किसे कहा मैंने, कैथोड कहा मैंने जो नेगेटिव टर्मिनल से जो रोड जुड़ा हुआ है, कार्बन रोड, वो आपका क्या हो गया, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है जो भी कार्बन रोड, उसको क्या कहते हैं, एनोड। तो देखिए होता क्या है कि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है बच्चों, तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि दो टाइप के आयंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव जिसको हम कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिव जो कि एनायंस कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव जो कि क्या है, ये कैटायंस है, इनको हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, कैटायन। और जो नेगेटिव आयंस होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। यानी कि दो टाइप के आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कैटायंस और एनायंस में। तो जो H2O है यानी कि वाटर है, तो उसमें से जो हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो वो क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा, यानी कि H पॉजिटिव बना लेगा। तो थोड़ा बहुत आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो H प्लस वाला है वो कहाँ जाएगा, कैथोड, यानी कि नेगेटिव तरफ। प्लस है ना, तो प्लस वाला किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। इस तरीके से याद करिएगा, यानी कि H प्लस जो बन गया आपका जो कि कैटाइन है, वो अट्रैक्ट किधर होगा, वो कैथोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कैथोड ही है जो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। आपको पता होगा कैटाइन यानी कि H प्लस लगा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये आ जाएगा कैथोड के पास, कैथोड इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन था वो O नेगेटिव होगा, O नेगेटिव होगा। तो जब ये O नेगेटिव यानी कि ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनायन। तो एनायन क्या करेगा, एनायन नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। एनायन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, तो ये आ जाएगा किसके पास, एनोड के पास। एनोड इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि H प्लस यानी कि वो कैथोड में इकट्ठा होगा, O नेगेटिव यानी कि वो एनोड में इकट्ठा होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन कहाँ पे इकट्ठा होता है और ऑक्सीजन कहाँ पे इकट्ठा होता है। यानी कि हाइड्रोजन जो कि H प्लस है यानी कि वो कैथोड में इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन जो कि आपका नेगेटिव आयंस है यानी कि वो एनायंस है, वो कहाँ इकट्ठा होगा, एनोड में इकट्ठा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज आप और नोटिस करेंगे, जब अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो इसमें जो गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन जिस भी टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 वॉल्यूम रहेगा, वो 2 वॉल्यूम रहेगा, यानी कि वो थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, किससे, ऑक्सीजन से। यानी कि ऑक्सीजन देखिए मैंने यहाँ पे बनाया भी है कि ऑक्सीजन यहाँ पे इतना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, उसका डबल है। यानी कि ऑक्सीजन का गैस जितना भी इकट्ठा हो रहा है उससे ज्यादा गैस आपको निकलते हुए क्या नजर आएगा, हाइड्रोजन के गैस नजर आएंगे। यानी कि हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है, यानी कि अगर हम रेशियो लें, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस का अगर हम रेशियो निकालें तो हमारे पास आएगा 2:1 आएगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होगा वो ज्यादा दिखाई देगा और ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन आधा दिखाई देगा। रीजन क्या है, देखिए, क्योंकि आप जानते ही हो वाटर का जो फॉर्मूला है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है वो H2O होता है। वो क्या होता है, H2O होता है। कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन कंटेन करता है, 2 हाइड्रोजन कंटेन करता है, 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है। वही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन एटम को कंटेन करता है, 1 ऑक्सीजन एटम को कंटेन करता है। तो यही रीजन लिखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि H2O जो होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई 2
टाइप्स या फिर 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन बबल्स इज फॉर्म कंपैरिजन टू दी ऑक्सीजन गैस बबल्स। यानी कि ऑक्सीजन के जो गैस के बबल्स हैं उसके कंपैरिजन जो हाइड्रोजन के बबल्स होंगे वो 2 टाइम्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखना है? एक तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन कहाँ पे इकट्ठा होता है, यानी कि आपका एनोड में। हाइड्रोजन कहाँ इकट्ठा होता है, यानी कि कैथोड में। कौन सा गैस डबल प्रोड्यूस होता है, यानी कि हाइड्रोजन। क्योंकि H2O का जो फॉर्मूला है उससे आपको याद आ जाएगा H2O में हाइड्रोजन जो है 2 होते हैं और ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि कौन से होते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी देख लिया, और उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एग्जांपल्स कह लीजिए उसको भी देख लिए, और हमने कुछ एग्जांपल के साथ साथ एक एक्टिविटी भी देख ली। अब देखिए, अगला जो आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले, जानने से पहले आपको सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो आपका मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में आपको ये पढ़ना ही है, लेकिन हमें उसको थोड़ा पहले याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आएगा तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे। बेसिकली देखिए, आपको ये तो पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन लगभग सारे के सारे मेटल्स रिएक्शंस करते ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेटल्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्शंस करते हैं, मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, क्या सारे जो मेटल्स हैं क्या सबके सब एक ही रेट से रिएक्शंस करते होंगे एसिड के साथ? एक ही रेट से कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या लगता है आप लोगों को कि कोई हो सकता है कि कोई मेटल बहुत जल्दी, बहुत ही विग्योरसली, बहुत ही रैपिड तरीके से रिएक्शन करता होगा, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो करते होंगे, कुछ रिएक्शंस जो है बहुत ही स्लो करते होंगे, और कुछ जो ऐसे मेटल्स होते होंगे वो रिएक्शन करते ही नहीं होंगे। तो उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, उनको एक सीरीज में अरेंज कर रखा है। उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जितने भी मेटल्स हैं उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कौन लेट रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग उनका एक सीरीज बनाया गया है। यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप वाले जो होंगे वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और जो आपके बॉटम वाले होंगे वो जैसे जैसे बॉटम में चले जाओगे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता चला जाएगा। तो उसके लिए देखिए, आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आप उन मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाती हैं, तो जो आपको सही लगे वो ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ट्रिक लिया है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, यानी कि एक ट्रिक है जिससे आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। यानी कि कैटरीना 4 आपको याद रखना है पोटेशियम, ठीक है। के किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये किसका सिंबल है, पोटेशियम का। ने यानी कि सोडियम, यानी कि Na, ठीक है, उसके नाम भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सोडियम है यहाँ पे, ठीक है। फिर कार यानी कि कैल्शियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। फिर मांगी यानी कि Mg, यानी कि मैग्नीशियम है ये, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। ऑल्टो यानी कि Al यानी कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है ये, ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया। जेन यानी कि जिंक, यानी कि जिंक हो गया ये। फरारी यानी कि Fe, यानी कि ये आयरन का सिंबल है, ये आयरन का सिंबल है। फिर बी यानी कि Pb, यानी कि लेड का सिंबल है बच्चों, ये लेड का है, यानी कि हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये आपका हो गया हाइड्रोजन। उसी तरीके से क्यू यानी कि कॉपर, मिली यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल ध्यान रखिएगा Hg होता है। बस यहाँ पे बस मिली की जगह जो है, बाकी सब में हमने इसका सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो मिली वर्ड है उसमें आप ध्यान रखना है कि मर्क्यूरी की बात होगी, और मर्क्यूरी के सिंबल होता है Hg होता है। सिल्वर जिसका Ag सिंबल है, और ऑडी यानी कि गोल्ड, Au यानी कि गोल्ड की बात हो रही है। तो क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी,
फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी? तो इसका फिर से बता रहा हूँ, कैटरीना यानी कि के यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ओडी, इस तरीके, सॉरी मतलब गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसका जो रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों इस तरीके से चलता है, यानी कि इस तरीके से, इधर हमारे जगह नहीं आया इसलिए इसको अलग से बना दिया है। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे जो टॉप में आएगा वो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स होगा, यानी कि जो आपका पोटेशियम है वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सो ऑन, जितने भी नीचे के जो आपके मेटल्स हैं उन सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? पोटेशियम। उसके बाद पोटेशियम से जस्ट नीचे जो आ रहा है सोडियम, वो पोटेशियम के कंपैरिजन थोड़ा सा लीस्ट रिएक्टिव मेटल, फिर कैल्शियम और लीस्ट हो गया, मैग्नीशियम और लीस्ट, एल्यूमिनियम और लिस्ट, जिंक और लिस्ट, यानी कि इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आते चले जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि सबसे कम कह सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आ गया? गोल्ड हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूं कि मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम और आयरन में, मैग्नीशियम और आयरन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम और आयरन में हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो क्या बोलोगे? मैग्नीशियम बोलोगे। क्यों? क्योंकि आयरन से वो ऊपर आ रहा है। यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही ध्यान रखना है कि कौन सा वाला हाई रिएक्टिव मेटल है और कौन सा वाला लेस रिएक्टिव मेटल्स है, क्योंकि आपको अगर वो आ जाएगा तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाएंगे। तो चलिए ये आप उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अगर याद हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो चलिए अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? When a more reactive metal displaces less reactive metal from its compound and form a new compound, this type of chemical reaction known as displacement reaction. क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल, अब आपको पता है कि आपको पता चल चुका है रिएक्टिविटी सीरीज देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा हाई रिएक्टिव मेटल है और कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या कह रहा है कि जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है, तो इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं और कैसे हम उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए एक मैंने सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया और इस कॉपर सल्फेट में मैंने जिंक को डाल दिया, ठीक है। जिंक का जो कलर होता है बच्चे ग्रे वाइट होता है, ठीक है, यानी कि ग्रे वाइट कलर का आपको जिंक दिखेगा। और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बच्चों वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है। ये कलर सब आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बच्चों वो ब्लू कलर का होता है, जिंक का जो कलर है वो ग्रे वाइट का हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए डेफिनेशन को और इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैच करिएगा। यहाँ पे देखिए जिंक है और यहाँ पे देखिए कॉपर है। तो जिंक और कॉपर को कंपेयर करिए और जरा देखिए कि हाई रिएक्टिव कौन सा हुआ। तो अपना रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जिंक और कॉपर, तो जिंक कहाँ है? ये रहा। और कॉपर कहाँ है? ये रहा। यानी कि कॉपर से ऊपर आ रहा है जिंक, इसका मतलब जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव मेटल हो गया। जिंक जो है कॉपर के कंपैरिजन हाई रिएक्टिव मेटल हो गया। यानी कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि कॉपर को, डेफिनेशन को मैच करिएगा, एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है और एक नया कंपाउंड बना देता है। मतलब क्या हुआ? यानी कि इसने कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि कॉपर तो आपका हो गया अलग, प्लस में इसने एक नया सॉल्यूशन यानी कि क्या बना लिया? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। तो ये जो पहले जो ब्लू कलर था, अब ये इसका कलर क्या होता है? कलरलेस हो जाता है, यानी कि इसका जो कलरलेस हो जाता है। और कॉपर का कलर जो होता है आपको पता ही है कैसा होता है? रेड एंड ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यानी कि अगर हम मान के चलिए एक टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से, ठीक है, सॉल्यूशन ले लें किसका? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है? कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इस पे अगर आप
एक जिंक का स्ट्रिप डाल देंगे, ये मान के चलिए आपका जिंक है, ठीक है, जिंक का स्ट्रिप आपने डाल दिया। तो जैसे ही आप जिंक का स्ट्रिप डालेंगे तो ये उसमें से जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर हटता चला जाएगा और कहाँ आ जाएगा, वो आपके जिंक के स्ट्रिप के ऊपर लग जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट था, अब वो कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, वो एक नया सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, वो क्या बन गया है, जिंक सल्फेट बन गया। इसीलिए जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साथ ही में जो आपने मेटल डाला है उसका कलर भी चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि जिंक जो पहले ग्रे व्हाइट का था, अब उस पे रेड एंड ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा देखिए और भी एग्जांपल है। अगर हम जिंक के अलावा, यानी जिंक के अलावा अगर हम क्या डाल दें, जिंक के अलावा मान के चलिए मैं एक बार मैग्नीशियम को डिप करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आप पहले देख लीजिए, कॉपर कहाँ है, ये रहा, मैग्नीशियम कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है और कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है। तो फिर से ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कॉपर को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, हटा देगा, और हटाने के बाद एक नया सॉल्यूशन बना लेगा, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और आपका कॉपर फिर से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, अब की बार इसका जो कलर है अब की बार भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, यानी कि फेड हो जाएगा। और इसका कलर क्या बताया था मैंने, इसका कलर बताया था कि रेड एंड ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्योंकि रेड एंड ब्राउन कलर का हो जाएगा क्योंकि इस पे जो कलर आएगा वो आपका कॉपर का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक हाई रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इस मैग्नीशियम की जगह पे सपोज हम क्या ले लें, आयरन यानी कि Fe, क्या ले लें, आयरन यानी कि Fe। तो फिर से देखिए क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आयरन और कॉपर में अगर मैं फिर से कंपेयर करूं, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, तो अगर दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो आयरन हाई रिएक्टिव मेटल है। आयरन अगर हाई रिएक्टिव मेटल है, फिर से आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आपका पास क्या बना देगा, फेरस सल्फेट FeSO4, और फिर से कॉपर अलग हो जाएगा। चलिए आप बताइए जरा कलर क्या हो जाएगा। पहले कलर था इसका ब्लू, पर अब फेरस सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, तो फेरस सल्फेट का देखिए मैंने आपको कलर बताया था कि इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लियर है ये बात। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल, अब पता कैसे चलेगा कि कोई हाई रिएक्टिव या लेस है, वो रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप देखिए, उसमें हाई रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दीजिए कि हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बना देगा। तो इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक चीज आपसे पूछता हूँ, अगर ये रिएक्शन ऐसा होता, यानी कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन होता आयरन सल्फेट का और हम उसमें कॉपर रख देते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। अगर हम सॉल्यूशन किसका ले ले, आयरन सल्फेट का, और हम क्या रख दें उसमें, कॉपर को डिप कर दें, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, देखिए कॉपर और आयरन, तो कॉपर और आयरन में अगर ध्यान से देखोगे तो कॉपर जो है बच्चे आयरन के कंपैरिजन लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। कॉपर जो है आयरन के कंपैरिजन लेस रिएक्टिव मेटल है, यानी कि ये कॉपर जो है लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कॉपर में इतनी ताकत नहीं है कि वो आयरन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। यानी कि यहाँ पे नो रिएक्शन लिखिएगा, ध्यान रहे, हर बार ऐसा मत करिएगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मत करा देना हर बार। इसीलिए ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कब नहीं होगा वो तब पता चलेगा ना, जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा। रिएक्टिविटी सीरीज जिसको याद रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। भाई यहाँ पे क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉपर और आयरन को अगर कंपेयर करोगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, किससे, आयरन से। जब लेस रिएक्टिव मेटल है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं कि वो क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखिए, those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form new compounds are called double displacement reaction।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे आप सोच रहे थे कि एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसा ही कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट में होता होगा, तो ऐसा नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई हाई रिएक्टिव मेटल कोई लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं करता है। इसमें बेसिकली क्या होती है, इसमें आयंस का आपस में एक्सचेंजेस होता है, ठीक है, आयंस का आपस में एक्सचेंजेस होता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि एक मेटल एक दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता था। बहुत से बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब उनको पहचानना होता है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक कंपाउंड दिया होगा और दूसरा क्या होगा, आपका एलिमेंट होगा, यानी कि दोनों कंपाउंड नहीं होते, एक सिंगल एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। मगर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बच्चों कि यहां पे भी कंपाउंड होगा और यहां पे भी कंपाउंड होगा, यहां पे भी कंपाउंड होगा और यहां पे भी कंपाउंड, यानी कि दोनों ही जो आपके होंगे वो कंपाउंड होंगे। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक कंपाउंड लेकिन दूसरा क्या होता था, एलिमेंट होता था, ठीक है। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा है कि आयंस का आपस में एक्सचेंजेस हो जाता है और दो नए कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो आयंस का एक्सचेंजेस कैसे होता है, तो पहले आयंस फॉर्म कैसे होगा। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का मैंने एक एग्जांपल लिया है और सोडियम क्लोराइड का लिया है। तो सिल्वर नाइट्रेट जब आयंस में ब्रेक डाउन होंगे तो बच्चों Ag+ और NO3 नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि आयंस में, यानी कि इसका एनायंस बन गया Ag+ और कैटायंस बन गया NO3 नेगेटिव बन गया। अगर NaCl की बात करें बच्चों तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। तो कैटायंस और एनायंस में जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये आपस में आयंस को फिर एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि जब ये कैटायंस और एनायंस में दोनों ही कंपाउंड स्प्लिट हो गए हैं तो अब एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में आयंस को और नया ही कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। यानी कि कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो पॉजिटिव वाला यानी कि एनायन किसके पास चला जाएगा, कैटायंस के साथ, यानी कि ये क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। और आपका ये वाला जो कैटायंस है उस एनायंस के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। तो इस तरीके से जिस रिएक्शंस में आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और दो नए कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को बच्चों क्या कहते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। इस पे एक बात ध्यान देने वाली और है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें मोस्टली एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसको आपको याद भी करना होता है कि वो सब्सटेंस कौन सा वाला है। तो जैसे कि जब ये दोनों रिएक्शन करे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना, तो बच्चों ये जो होगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी कि जब हम इनका रिएक्शंस कराएंगे, जब हम इन दोनों कंपाउंड को आपस में मिलाएंगे बच्चों, तो मिलने के बाद आपको बॉटम में, यानी कि आपके बीकर के बॉटम में क्या दिखाई देगा कि कुछ ऐसे व्हाइट कलर के सब्सटेंस दिखाई देंगे जो सही से डिसॉल्व नहीं हुए हैं। आपको जब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था तभी बता दिया था कि केमिकल रिएक्शंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इनमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होता है, तो ये उसी का एग्जांपल है। यानी कि ये AgCl सिल्वर क्लोराइड, आपको याद रखना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो इसको कई बार अलग से भी पूछ दिया जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम उन्हीं रिएक्शंस को कहते हैं, द रिएक्शन, ठीक है, इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को बच्चों, आप इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल में भी लिख सकते हैं और प्रेसिपिटेशन के एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन है। मोस्ट ऑफ द जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा बच्चों वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता ही है, इसीलिए आपको कोई अलग से याद नहीं करना है। तो प्रेसिपिटेशन का अगर डेफिनेशन भी आ जाएगा तो सिंपल है, ठीक है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ठीक है। सब्सटेंस को तो हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, बट रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये जो आपका रिएक्शन है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो गया और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हो गया सिल्वर नाइट्रेट का। अगर हम एक और एग्जांपल लें जो डबल डिस्प्लेसमेंट करता हो, तो जैसे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो ये भी बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगी। कैसे? सबसे पहले आयंस को एक्सचेंज करते हैं। इसका आयंस को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो Ba पॉजिटिव यानी कि Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा कैटायंस एनायंस, तो आपको समझ में आता होगा कि ये जो वैलेंसी होती है वो बेरियम की होती है, इसलिए Ba2 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पे Na+ और SO4 2 नेगेटिव बना देगा, ये 2 इसका और Na पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो वहाँ पे 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये कैटायंस और एनायंस में ब्रेक डाउन हो गया। ये क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया, और Na2SO4 किस में हो गया, Na+ और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। तो अब ये आयंस को आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा हमारे सामने, यानी कि हमारे सामने जो कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे BaSO4 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको Ba कैंसिल हो जाएगा तो BaSO4 ही हो जाएगा। प्लस में क्या बन जाएगा, Na+ या Cl नेगेटिव, Na+ और Cl नेगेटिव, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें लिखना ऐसे ही है, बेरियम सल्फेट और NaCl। तो ये भी क्या हुआ, एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे दो कंपाउंड्स आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लेती हैं। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यस, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यानी कि बेरियम सल्फेट, यानी कि ये भी आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये भी आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। और प्रेसिपिटेट क्या बताया था, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि जो सही से डिसॉल्व नहीं हुआ रहता है, जो व्हाइट कलर का कुछ आपको सब्सटेंसेस दिखाई देगा, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस रिएक्शन को भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अगर एक और एग्जांपल देखें, उस एग्जांपल को मैं इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे तो मैंने आपको पहले भी करा दिया है, पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, याद आ रहा है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये आपके एक्टिविटी में दे रखा है, और बच्चों एक्टिविटी के सवाल तो जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट ये आप कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से ये आयंस का एक्सचेंज करेंगे, ये भी एक कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड, और एक्सचेंज करने के बाद ये लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 फॉर्म कर देते हैं, और ये आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। लेड नाइट्रेट आपका PbNO3 और यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 और यहाँ पे 2 होता है, क्लियर है। तो ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा बच्चों, और इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा होता है, व्हाइट नहीं, इसमें क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये वाला जो होगा ये आपका येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। आपको प्रेसिपिटेट जरूर याद करना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा वाला सब्सटेंस प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड और आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो सब्सटेंस होता है, ये आपका येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। आई होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 आपको एग्जांपल्स कराए हैं, इन्हीं 3 एग्जांपल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा केमिकल रिएक्शन क्या है। चलिए अब समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसको हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में नहीं लिखा था, क्योंकि ये उन्हीं के ही पार्ट्स है। अगर अभी हम देखेंगे, इसको समझेंगे, तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो है, मगर ये डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में ही ये भी आ जाएंगे। जैसे कैसे, देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसे कहते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी या हीट इज रिलीज्ड।
ऐसा रिएक्शन बच्चों जिस रिएक्शन में आपका एनर्जी रिलीज होता हो यानी कि बाहर निकलता हो। यहाँ पे देखिए एग्जिट से याद रखिएगा, ई एक्स एक्सोथर्मिक यानी कि एग्जिट यानी कि बाहर, यानी कि एग्जिट से याद रखना। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। और एंडोथर्मिक यानी कि यहाँ पे एंटर, ठीक है, एंटर यानी कि अंदर, एंटर यानी कि अंदर। तो जिसमें हीट या एनर्जी अंदर आती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें आप हीट या एनर्जी या किसी भी फॉर्म में जब एनर्जी आप उसको देते हो, एंटर करवाते हो, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और ऐसा रिएक्शंस जिसमें एनर्जी या हीट क्या होती है? एग्जिट यानी कि बाहर हो जाती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी और हीट इज रिलीज यानी कि बाहर निकलती है, जिस रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी और हीट इज एब्सॉर्ब, जिसमें हीट या एनर्जी क्या होती है? एब्सॉर्ब होती है। all the combinations all the combustion reactions आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जितने भी कंबशन वाले रिएक्शन यानी कि जिसमें बर्न होती है कोई भी चीज है, तो जो बर्न वाले या कॉम्बिनेशन वाले जितने भी रिएक्शंस है उन सब रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि कंबशन में क्या होता है? एनर्जी या हीट क्या होती है? रिलीज होती है। जैसे कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में देखिए हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि हीट आपका बाहर निकल रहा है। या फिर मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस में हीट एनर्जी आपका क्या होता है? बाहर निकलता है। हीट एनर्जी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में रेस्पिरेशन रिएक्शन का लिखा है एग्जांपल। देखिए C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। यानी कि रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स या फूड को हर एक सेल में पहुंचाया जाता है और हर एक सेल में ऑक्सीजन को भी पहुंचाया जाता है, तो सेल के अंदर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स या उन्हीं फूड और ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद हमारे बॉडी के लिए क्या बनती है बच्चों? एनर्जी बनती है। यानी कि हमारे बॉडी के लिए जब एनर्जी बनती है, यानी कि एनर्जी क्या हो रहा है? हमारे बॉडी के लिए रिलीज होता है। तो इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इसको बच्चे, इस रिएक्शन को आप रेस्पिरेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि जब हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है किसका यूज करके? ऑक्सीजन और फूड का यूज करके, तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, क्योंकि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके तुम्हारे शरीर या हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारे बॉडी के लिए एनर्जी बनाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन वाला जो रिएक्शन है वो भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए, सेल के लिए कह लो, क्या बनता है? एनर्जी बनता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है। उसी तरीके से अगर एंडोथर्मिक की रिएक्शंस की बात करें तो एंडोथर्मिक उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है? एंटर करती है, यानी कि EN से क्या याद रखिएगा? एंटर होना। तो एंटर कहने का मतलब जब हीट या एनर्जी उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है, यानी कि उसके अंदर समा जाता है। तो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए मैंने इसको बोला था कि ये भी आपका जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन आपने पढ़ देखा है, तो जितने भी डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हैं आप उनको क्या लिख सकते हो? उनको एज अ एग्जांपल लिख सकते हो किसके? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। क्योंकि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करते हो तो क्या देते हो? उसमें हीट देते हो। डेल्टा साइन किसको सिंबलाइज कर रहा है? आपका हीट को कर रहा है, यानी कि हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि इसको हीट देना पड़ रहा है, इसमें एंटर करवाना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। AgCl में सनलाइट में भी क्या करना पड़ता है? यानी कि लाइट उसमें देना पड़ता है, उसमें एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है, इसलिए ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और लास्ट में मैंने एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो हमारे शरीर के लिए, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट अपने लिए क्या बनाते हैं? फूड, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें भी क्या कर रहे हैं? देखिए एरो के ऊपर जब आ जाता है तो इसका मतलब कि एरो के ऊपर अगर आपने कुछ चीज लिखा है लाइक सनलाइट या क्लोरोफिल, तो इसका मतलब ये चीजें उसमें एंटर हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इसीलिए ये सारे रिएक्शन किसके एग्जाम्पल हो गए? एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल हो गए। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। अब जो हमारे पास रह जाती है इसके कुछ टॉपिक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और लास्ट थोड़ा सा रेसिडिटी
का जो टॉपिक है और कोरोजन का जो टॉपिक है, इसको बच्चे हम एक दूसरे वीडियोस में डालेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए इस वीडियोस में हम सिर्फ इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।